देखें कि भारत में जो लैंगिक असमानता है, ठीक है, तो जो जेंडर हमारे यहाँ जो अनइक्वलिटी है, ठीक है, वो भी बहुत बड़ी है। अगर देश की आधी आबादी एम्प्लॉयमेंट में नहीं इन्वॉल्व है, अगर वो उसके पास वर्क नहीं है, तो क्या कोई देश जो है वो विकसित देश बन सकता है? ठीक है। यूएसए में अगर हम देखें तो यूएसए का हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, हमारे यहाँ इंडिया में एक कहावत है कि जो है अरे जो है वेस्टर्न कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, हमारी सारी वैल्यूज जा रहे हैं। क्या वैल्यूज हैं आपके? वैल्यूज का मतलब ये नहीं है कि आप, वैल्यूज का मतलब होता है कि वेल बीइंग की तरफ ले जाना। और वेस्टर्न कल्चर के जो वेस्टर्न में जो कंट्रीज हैं वहां आप कभी जाइए, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे डिसिप्लिन के मामले में वो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आपका ड्रेसअप, आपका खान पान, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका एजुकेशन, बहुत सारी चीजों को लेकर के वो इतने वेल डिसिप्लिन्ड, ठीक है। तो इस तरह का उनका जो कल्चर है वो बहुत एडवांस है हमसे, वो डिसिप्लिन के मामले में हमसे आगे हैं। तो जो पर्सन, जो व्यक्ति, आप किसी परिवार की तुलना करें अगर, तो परिवार में आप देखेंगे जो डिसिप्लिन लोग हैं, जो प्रॉपर वे में अपनी लाइफ स्टाइल देते हैं, उनकी फैमिली की ग्रोथ देखें, और जो कैसे भी जिए जा रहे हैं उनकी फैमिली की ग्रोथ देखें, तो आपको इससे डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वेस्टर्न कल्चर को लेकर के हम लोग जिस तरह बात करते हैं और हमें से, अब देखिए अगर वेस्टर्न कल्चर की बात है तो यूएसए सुपर पावर है, चाइना भी लगातार उस पर काम कर रहा है। आपके पास स्किल नहीं है, शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, और आप वैल्यूज की बात कर रहे हैं। क्या वैल्यूज आपके? जब भूखा कोई पर्सन होता है ना, तो उसे कुछ भी वैल्यूज, उसके इथिक्स, वो सब उसे कुछ याद नहीं रहता। एक हफ्ते तक आप खाना ना खाइए, एक स्टडी आई कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो बोलता है कि हम कल्चर्ड है, वो एक हफ्ते तक उसको खाना ना दीजिए। एक हफ्ते के बाद जब वो खाना खाएगा तो वो कैसे खाएगा? बिल्कुल जानवरों की तरह खाएगा, क्योंकि वो, उसके पास में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तब वो सभ्य है। अगर नहीं हो तो वो वैसे ही खाएगा। एक मूवी है साउथ की, बहुत अच्छी मूवी है, ट्राइब्स को लेकर के है, मुझे उसमें याद नहीं है उसके जो कैरेक्टर्स, उसका नेम। उसमें क्या होता है कि वो ट्राइब होता है और लास्ट में जब वो, और वो बहुत रिच फैमिली की वो गर्ल होती है, और फाइनली जब वो जाती है घूमने के लिए तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लेकर आती है। फिर जब वो वापस जाती है तो उसको फूड नहीं मिलता उस जंगल में, ठीक है, और उसको यहाँ वो कल्चर बनाने का प्रशिक्षण दे रही होती है। फिर जब वो फूड नहीं मिलता, पूरा एक हफ्ता नहीं मिलता, और जब वो लेकर के ढूंढ के आता है, वो जो उसमें आदि मतलब उसको ट्राइब्स के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो उसको लेकर के जब वो फूड आता है तो वो दोनों ऐसे खाते हैं, ठीक है, जिस तरह वो खाता था। तो ये सच है। तो ये जरूरी है कि आप अगर वेल डिसिप्लिन वे में नहीं जिएंगे, ठीक है, तो आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता, यही सच है, ठीक है। तो ये बेहतर है। और आप देखिए जो ट्राइब्स में, उनके बीच जाके देखिए, उनके वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका जीने का तरीका एकदम नेचुरल है, तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये जरूरी है कि अगर आपको अच्छा, अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो सबसे पहले आपको अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है उस पर काम करने की जरूरत होगी। तो इसमें यूथ सबसे पहला। दूसरा, अगर हम देखें 2022, ठीक है, तो इसमें भारत की जो रैंक थी वो 133वां स्थान था। और तो ये बताया गया कि भारत में जो राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में जो भागीदारी है महिलाओं की वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत। तो अगर हमारे देश की आधी आबादी अगर वर्क फोर्स में नहीं है तो फिर क्या हम डेवलप कंट्री बन पाएंगे? तो और मैकिंजे की रिपोर्ट आई, आईएमएफ की भी रिपोर्ट आई, मैकिंजे की रिपोर्ट आई कि अगर भारत की जो महिलाएं हैं अगर अपना वर्क फोर्स में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं तो प्रति वर्ष 1.4% की दर से भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो मैंने अभी कहा कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए आर्थिक समृद्धि जरूरी है, और आर्थिक समृद्धि के लिए सिर्फ मेन से काम नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ मेन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए विमेन्स का कंट्रीब्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा कि विमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है जो इकोनॉमी में है भी, एक पिंक कॉलराइजेशन वर्ड सुना होगा, जैसे कि आपका होता व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर और पिंक कॉलर। व्हाइट कॉलर में ऐसे जॉब्स होती हैं जो उच्च जैसे पोस्ट होती हैं, जो हायर पोस्ट होती हैं, उनमें होते हैं कर्मचारी। ब्लू कॉलर में जैसे जो शारीरिक श्रम, जैसे आपके ये हो जाते हैं, जो श्रमिक वर्ग होता है, ये आता है, ठीक है। तो महिलाओं की जो भागीदारी है तो शारीरिक श्रम की वजह से ब्लू कॉलर में भी बहुत कम है। अगर व्हाइट कॉलर में देखें वहां भी बहुत कम है, ठीक है। व्हाइट कॉलर की जॉब का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे संयुक्त राष्ट्र यूएनएससी में जो अस्थायी प्रतिनिधि है अभी, वो रुचिरा कंबोज है, ठीक है, वो आईएएस ऑफिसर रह चुकी पहले। तो आईएएस ऑफिसर थी वो रुचिरा कंबोज है, तो वो व्हाइट कॉलर जॉब है। लेकिन कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो ये व्हाइट कॉलर जॉब है। तो महिलाओं का जो मोस्टली भारत में जो जहाँ पे अगर हम देखें तो उसे महिला डोमेन एरियाज बोलते हैं, कि जो महिला डोमेन एरियाज हैं, जैसे आपका शिक्षक, टीचर्स में हो गया,
नर्सेस हो गई, या फिर आपका केयर इकोनॉमी में जैसे बच्चों की देखभाल, परिवार की देखभाल। तो इस तरह जो केयर इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन है महिला डोमेन का, वो पिंक कॉलराइजेशन में ज्यादा है, ठीक है। तो क्या जो महिलाएं मैनेजमेंट में कम है, राजनीति में कम है, तो वहां पे इनको, जुडिशरी में कम है, आरबीआई गवर्नर कोई भी अभी तक महिला नहीं बनी, कोई भी सीजीआई अभी तक महिला नहीं बनी, कोई भी चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अभी तक महिला नहीं बनी, अभी इनइक्वालिटी है। तो क्या यही क्वेश्चन है कि क्या महिलाएं जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी इकोनॉमी में, क्या एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा भारत, ठीक है। तो वैश्विक योगदान, ठीक है, तो भारत का क्या हुआ, 3.8% हुआ। ये कब हुआ, 1947 में। तो हम देखें तो ग्लोबल जो इनकम है उसमें भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हुआ, जो भागीदारी है वो कम हुई, ठीक है। तो अभी देखें तो अभी भी भारत की जो स्थिति है वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत उभर रहा है इस जगह। तो इंफ्रा, आपके यहाँ की सड़कें कैसी हैं, आपके यहाँ के आवास कैसे हैं, बिल्डिंग्स कैसी हैं, आपके यहाँ की जो ट्रेन है, जो परिवहन साधन है वो कैसा है, आपके यहाँ एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है वो कैसा, यानी होलिस्टिकली अगर हम देखें, अभी हमने बात कई बार की है कि हमारे पास में, अगर हमारे पास इंफ्रा नहीं है किसी भी चीज के लिए, टमाटर तो ऐसे ही 300 रुपए किलो जाएंगे। इंफ्रा मतलब अगर हमारे पास इंफ्रा होता, उसके लिए टमाटर कंजर्व करके रख लिए जाते, सीजन के टाइम नहीं सड़ते, तो इतनी महंगाई का सामना हमें नहीं करना पड़ता। तो इंफ्रा किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके देश की इकोनॉमी का ग्रोथ चाहिए तो इंफ्रा इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कि अगर आपको कहीं मीटिंग के लिए जाना है, आपको दिल्ली से लखनऊ के लिए आना है, या लखनऊ से आपको दिल्ली जाना है, उसके भी तो आपने प्लेन किया और आप 40 से 45 मिनट पे पहुंच गए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लखनऊ से और सीतापुर में मीटिंग रख दी गई और जाना है, तो आपको 2 घंटे लगेंगे, 2-2.5 घंटे, क्योंकि आपको वहां से कार से जाना पड़ेगा। तो कनेक्टिविटी का मॉडल क्या है आपके, तो जितना टाइम सेव होगा उतना ही आपकी इकोनॉमी तेजी से रन करेगी। आप यूरोपीय कंट्रीज में जाएं आप कभी भी, तो वहां के भी जो कनेक्टिविटी है वो इतनी स्मूथ है, यानी आप बस में बैठे, आपके पास होता, आप जर्मनी से अगर फ्रांस जा रहे हैं तो आपके पास है, आपने दिखा दिया, आप जर्मनी से फ्रांस बाई बस चले जाएंगे, इतना इजी गोइंग है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ अपनी जो इंटर स्टेट है उन्हीं के बीच में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये जरूरी है कि हमारे पास इंफ्रा, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, और अगर हम देखें तो भारत में जो लाइट है वो अभी भी भारत में जो है आप जाकर के पहुंच पाइए सभी गांव तक। इंटरनेट कनेक्शन अभी भी पूरे गांव में नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। इवन बैंकिंग सिस्टम, जनधन योजना लॉन्च की गई, तब जाकर के बहुत सारे जो वहां के जो रिमोट एरियाज के लोग हैं उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ पाया गया, ठीक है। तो इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, ये एक विकसित या डेवलप्ड राष्ट्र रोकने में जो है वो बाधा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी देश की सबसे मजबूत जरूरत है, तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो वेल एजुकेशन पे ध्यान दे और वेल अपना इंफ्रा जो है वो अच्छा डेवलप करे और सभी एरियाज में करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ठीक है। आप ऐसा मॉडल बनाइए, आप ऐसी चीजें बनाइए जिससे क्या है कि जो गांव में रोजगार, जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी ज्यादा आबादी गांव में रहती है, और जो अभी बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसकी जो रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उसमें यह कहा गया कि शहरों की अपेक्षा, अर्बन की अपेक्षा जो रूरल पॉवर्टी है वो 5 गुना अधिक है। तो आप इन सब चीजों को कैसे दूर करेंगे, तो आपका ऐसा एक इकोनॉमी मॉडल होना चाहिए जिससे गांव के एरियाज हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी यहाँ पूरा डेवलपमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलनी चाहिए, तभी हो पाएगा। तो सभी को लेके सबका साथ सबका विकास को जो नारा है वो तभी वास्तविक रूप से साकार होगा जब सभी को शामिल करेंगे। लेकिन क्या एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ आपके सिलेबस बदलने से हो जाएगा, तो नहीं, क्योंकि आपके पास अगर वेल ट्रेन्ड टीचर नहीं है, अगर टीचर की क्वालिटी बेटर नहीं है आपके पास, तो आप कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो पढ़ाने का जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे एजुकेशन पाएंगे। तो टीचर के प्रशिक्षण पे भी काम किया जाना चाहिए और उस पर काम चल भी रहा है। लेकिन अभी जिस लेवल पे जरूरत होती है, बीएड करने वाले कुछ कॉलेजेस की अगर हम बात करें, तो जो बीएड करके निकलते हैं लोग, आप सब जानते हैं कि क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। तो टीचिंग का जो मेथड है और जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों का एक प्रॉब्लम ही होता है ना बच्चों का, या एक प्रॉब्लम ही होता है ना बच्चों का, या कि आपको जब नॉलेज या गहन अध्ययन की बात की जाती है तो आप सब लोगों को एक प्रॉब्लम भी होती है कि आप भागते हो उससे। लेकिन अगर सच में आपको जानना है, कुछ समझना है, तो आपको उसमें सीरियस होना ही पड़ेगा। आप अगर अपने काम को लेके, अपनी स्टडी को लेकर के अगर सीरियस नहीं होंगे तो भी मतलब फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को थोड़ा मेंटेन करें, सब चीजों में इन्वॉल्व हो, लेकिन आपको अपनी जो काम है उसको लेकर के थोड़ी सीरियसनेस लानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि एजुकेशन और इन सब पे काम करने की जरूरत है। जेंडर इक्वलिटी की हमने बात कर ही ली कि हमारे यहाँ जो अभी भी क्या स्थिति है वो आप जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें देख सकते हैं, जो और भी रिपोर्ट्स आती रहती उसमें भी देख सकते हैं।